बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू जो है उस पर बात करने वाले। एक ऐसी ख़बर जिसको आपने पिछले कुछ दिन से अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे और टेलीविज़न चैनल्स पे और अखबारों वगैरह में ये आपने पढ़ा। वो ख़बर जिसमें एक लड़का, एक नौजवान जिसको डिफेंडर ऑफ कुरान के नाम से इस हैशटैग के साथ जो है वो उसकी तस्वीर को शेयर किया गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी तस्वीर जो है उस शख्स की तस्वीर की जगह लगा ली, और अपनी तस्वीर की जगह उस शख्स की तस्वीर लगा ली, और इलियास के नाम से हैशटैग हमने देखा। ये इसके पीछे क्या है सब ही जानते हैं, मगर एक दफ़ा फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले इस्लाम के अगेंस्ट, दीन इस्लाम के अगेंस्ट नॉर्वे के एक शहर क्रिस्टियनसैंड में एक रैली निकाली जा रही थी, एहतजाज किया जा रहा था, और उस एहतजाज की परमिशन वो कुछ लोग वो हुकूमत से ले चुके थे कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। मगर जब किसी के दीन के हवाले से उसके ख़िलाफ़ अगर एहतजाज करना हो तो वो पुरअमन नहीं हो सकता, उसमें लोगों के जज्बात को रोंदा जा रहा होता है। तो खैर ये सब कुछ तो वहाँ पे हो ही रहा था। उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती भी करना शुरू की और कुरान पाक को आग लगाने की कोशिश की, और एक शख्स वो जो बाढ़ थी उसको क्रॉस करते हुए आया और उसने एक ज़बरदस्ती इस सारे वाक़े को रोका, और सारे मुसलमानों की जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा है, जो जितने भी मुसलमान हैं उनके जज्बात की नुमाइंदगी की, और जितने मुसलमान हैं उन्होंने बाद में गम व गुस्से का इजहार भी किया। इसके बाद पुलिस ने फ़ौरन वो एक हिस्सा लिया इस सारी कार्रवाई में, और उन लोगों को सबको रोका, इस शख्स को भी रोका, और वो ये वाक़या जो है जो सिलसिला चल रहा था, ये एक रैली चल रही थी, इसका सिलसिला रुका थोड़ी देर के लिए। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ ममालिक में इस हवाले से जो है बयानात भी सामने आए। तो आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि एक तरफ तो दीन इस्लाम की हम बात करते हैं कि वो एक कायनात का खूबसूरत दीन जो किसी दूसरे के मज़हब के बारे में भी अच्छा बोलने के बारे में कहता है, उसकी इज़्ज़त करने की हुक्म देता है। तो दूसरी तरफ मतलब इस तरह के वाक़यात, जैसे कुछ अर्सा पहले न्यूजीलैंड में मस्जिद में घुस के जो है वो इतने सारे नमाजियों को शहीद कर दिया गया, कुरान पाक के साथ बेहुरमती के वाक़यात, फिर वो हॉलैंड में, डेनमार्क में। तो ये लोग किस तरफ जाते जा रहे हैं और ये ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा होती जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में जो दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं सदर कराची एडिटर्स क्लब जनाब मुबशर मीर साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। गुड, माशाल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, एक तजियाकार हैं, पहले भी हमारे शो में ये कई दफ़ा जो है तशरीफ़ ला चुके हैं, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इनसे बात कर चुके हैं। सैयद उबैद शाह साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई। मैं वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, माशाल्लाह। अच्छा मुबशर भाई, ये बताइए कि नॉर्वे और दीगर ममालिक में होने वाले ऐसे जो वाक़यात हैं, इनके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं? बहुत शुक्रिया फ़हीम। इसके कई पहलू हैं, लेकिन चंद एक जो इसको आप इस अंदाज से देख सकते हैं कि जो माइग्रेशन है इस वक्त पिछले तकरीबन 40-50 साल में जो माइग्रेशन हुई है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि आप देखें जो जिसे हम सो कॉल्ड ही फर्स्ट वर्ल्ड कह लें, लेकिन बहरहाल वो एक फर्स्ट वर्ल्ड है जो यूरोपियन सोसाइटी है, मगरिब की सोसाइटी है, अमेरिका की सोसाइटी है, कनाडा की सोसाइटी है, जो ये ममालिक हैं जिन्होंने दुनिया के ज़्यादातर वसाइल पे इनका कब्ज़ा है, और इन्होंने कॉलोनीज़ भी बनाई। 100 साल का अरसा ऐसा रहा कि कॉलोनीज़ थी इन लोगों की, और मोस्टली एशिया और अफ्रीका के ममालिक इनकी कॉलोनियाँ थी। यहाँ के वसाइल ये सक करके वहाँ ले गए,
यहाँ की दौलत ले गए, गोल्ड ले गए, चीज अभी भी इनके तसर्रुफ में है। ऑयल है एक दुनिया की बड़ी जो है वो एक प्रेशियस आइटम है जी हाँ। जिस पे भी अमलन इनका जो है वो अमल दखल है। तो लिहाजा एक वसाइल की जो बहुत बड़ी हमें जो शेयरिंग दुनिया में नजर आती है उसमें ज्यादा शेयर इनके पास है। इनके एक मुल्क इतना सा मुल्क भी हो तो उसकी जो इकोनॉमी का साइज है या जो उसकी एक्सपोर्ट होगी या जो उसके पास दौलत है इधर 4-4, 6-6 मुल्कों के पास भी वो नजर नहीं आती। एक जो कॉरपोरेशन है, एक कंपनी जो है एक मुल्क खरीदने की सलाहियत रखता है, इतने एसेट्स हैं। और अब आईटी की कंपनियां जो हैं उनके एसेट्स आप देखें। सो ओवरऑल ये है कि जो एक दुनिया की आसाइश है वो उधर है। तो दुनिया के जो एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज के लोग हैं वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने माइग्रेशन जो है दूसरी जंग अजीम के बाद माइग्रेशन के सिलसिले शुरू हुए। और इस वक्त अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि यूरोपियन सोसाइटी में हम देख रहे होते हैं जी इतने पाकिस्तानी, इतने इंडियन, इतने मुस्लिम, इतने फलां, एक फिगर हमें हर साल तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है। अब ये चीज क्या हुई है कि जो पाकिस्तान हो या दीगर ममालिक हों, जो लोग वहां जाते हैं, अरब कंट्री से भी गए, वो जाके बड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि जब लोग हिजरत करके जाते हैं तो हिजरत के बाद इंसान जो है ना बड़ी जान मारता है। और मोस्टली आपने देखा होगा कि जो हिजरत करके आता है ना वो वहां पे मुकाम बना लेता है और कोई ना कोई, और हिजरत में बरकत भी है। वो भी हमारा एक है कि रसूल पाक ने हिजरत की थी और उसके बाद उन्होंने एक रियासत मदीना जो है वो बना दी थी और उसके बाद एक सिलसिला बड़ा शुरू हुआ इस्लाम का। तो बहरहाल एक फैक्टर जिसके बाद हमने देखा कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें खास तौर पर यह चीज आने लगी कि मुस्लिम्स की तादाद बड़ी बढ़ने लगी। और मुस्लिम जिस वक्त, अब फिर क्या होता है कि आप पाकिस्तान में है ना तो एक और तरह की आप माहौल में रह रहे हैं कि जहां पे आपको पता है कि मोस्टली मुस्लिम सोसाइटी है, यहाँ पे नॉर्म्स वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। लेकिन जब आप उस सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी आइडेंटिटी का क्राइसिस भी आता है। तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए एक बड़ा अपनी वो भी एक पहचान बनाते हैं। जैसे मुस्लिम सोसाइटी के लोगों ने स्कार्फ अपना जो है वहां जाके ज्यादा आप देखेंगे कि यूरोप और अमेरिका में जो बहुत सी कई मुस्लिम फैमिलीज रहती हैं उनकी खवातीन स्कार्फ पहनती है या मर्द ने दाढ़ी रख ली या वहाँ पे नमाज का एहतमाम बहुत ज़्यादा होने लगा, जुमे के लिए जगह, और फिर वो जो उनके कवानीन हैं वो उसको उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और वो उसको रोक भी नहीं सकते। अब इसी तरह आप देखें कि एक एलिमेंट ऐसा उठा जिसने सोचा कि ये तो एक तरह से कब्जा हो रहा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कुछ साल पहले जिसमें लिखा था जी ये चांसेस हैं कि फ्रांस में जो मुस्लिम इतने बढ़ गए हैं, अफ्रीका के भी हैं, एशिया के भी हैं, शायद किसी वक्त वो इतने कंपटीशन में चले जाएं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जो है वो कोई मुस्लिम आ जाए। तो मैंने वो पढ़ के मैंने कहा यार यहाँ पे फिर कोई लगता है कोई मसला पैदा होगा, और वो फ्रांस में हुआ। अब ये अच्छा, कि वो नॉर्वे में वैसे जो मुसलमान कम्युनिटी है वो अच्छी खासी स्ट्रांग है। मैंने देखा है कि वहाँ पे आपको गरीब लोग नहीं मिलेंगे या वो बड़े अच्छे एक अपर मिडिल क्लास जो है ना वो सारे लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे तो एक जो मतलब काम कर रहे होते हैं वो एक वेल ऑफ तो हो ही जाते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो वो अपना फिर ये है कि ये भी एक दूसरी चीज और आ गई कि जो लोग वहाँ पे हैं वो पीछे इधर पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो वहां से अपने इदारों को, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट भी भेज रहे हैं। ठीक है, वो पैसे भी मिलते हैं, वो कोई ना कोई मजहबी हवाले से भी भेजते हैं, अदरवाइज भी आते हैं। तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर स्टडी हुई होगी कि जिसके बाद उन्होंने कहा होगा कि यहाँ पे लोग जो डेवलप हो रहे हैं, एक तो हमारी जॉब्स जो हैं इनके कंट्रोल में जा रही हैं, हमारी पॉलिटिक्स में ये इतने हो गए हैं कि यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर काउंसिल वो भी बनना शुरू हो गए। फिर उसके बाद जो है कि ये दौलत भी यहाँ पे कमा रहे हैं और प्रॉपर्टीज भी बना रहे हैं और यहाँ से लेके भी जा रहे हैं। तो क्या, और कई छोटे शहर ऐसे हैं जिनके मेयर मुसलमान हो गए और लंदन का मेयर मुसलमान बन गया। तो ये एक वो चीज थी कि जिसने, मेरा ख्याल है कि जो ऐसा एलिमेंट, और ये एक वेव चली है। वेव क्या चली है? एंटी मुस्लिम भी एक वेव चली है। जैसे इंडिया में मोदी ने बिल्कुल एंटी मुस्लिम स्टांस लिया और फिर इजराइल में बहुत ज्यादा, फिर इसी तरह ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है वो भी उसी की अकास है कि वो प्योरली जो है एक चीज को कंडेम करता है और खुलेआम कहता है कि मुझे
इन चीज़ों के ख़िलाफ़ काम करना है जी, मुस्लिम जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ काम करना है, फलां फलां। तो ये एक पूरा एक लगता है कि एक पूरी जो है ना एक प्लानिंग है। ये कोई ऐसा नहीं कि एक बंदा उठा और उसने ये काम कर दिया, ये पूरी वेव है। वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वो जनाब आप देखें जब 9/11 हुआ था, ये उसके बाद से शदीद चल रहा है। 9/11 के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान जो पूरे वेस्ट में थे उन पे हमले हुए थे, और उस वक्त कई फैमिलीज पाकिस्तान वापस भी आई थी क्योंकि उस वक्त सिचुएशन वहाँ उनके लिए रहना मुश्किल हो गया था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक पूरी मूवमेंट है, ये ना सिर्फ एक न्यूजीलैंड की है, ना सिर्फ एक नॉर्वे की है या किसी और कंट्री की है, बल्कि जो हेट जो एक है क्रिएट की जा रही है, हेट क्रिएट की जा रही है, और उसमें क्या कर क्या वो रहे हैं। देखिए, इस्लाम तो एक अमन का मजहब है, लेकिन जो जाहिर है कि उस वक़्त की सूरत हाल में जो जंगें हुई या जो जहाद का हुक्म दिया गया, डिफेंस के लिए दिया गया, या उसके जो भी वो उस कॉन्टेस्ट में जो कुछ हुआ, उसकी हमने भी जो एक लेटेस्ट जो आज के ज़माने की उसकी एक तफसीर होनी चाहिए थी, वो मुस्लिम सोसाइटी ने उस जिद्दत के साथ नहीं की। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जो आज के दौर में, जो उन्होंने आज से 60-70 साल 80 साल पहले कहा था कि जो आज के दौर में इस्लाम की, आज के दौर की जदीद इस्लाम की इंटरप्रिटेशन करेगा, वही आज के दौर का इमाम ज़माना होगा। ये इकबाल ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था। सही है। तो क्या है कि हमें जो रिसर्च और जो कुरान खुद भी कह रहा है ना कि गौर करो, फिक्र करो, तो जो गौर फिक्र के बाद हमें जदीद चीजों में अपना इज्तिहाद शो करके और उन चीजों के साथ मुताबिकत बनानी थी आज के दौर के साथ, वो हमारी कमजोरी रही। उस गैप को उन्होंने कहा कि देखें जी, ये तो ये कह रहे हैं, ये तो ये, और मेरा ख्याल है कि वो हेट जो है उन्होंने आटे में नमक के बराबर लोग हमारे अंदर, हमारे बीच भी ऐसे मौजूद हैं जो इस्लाम का जो सही चेहरा है वो सही मानों में आगे नहीं पहुंचा रहे हैं वहाँ पे। वो और ये हमारा यकीन है कमी कोताही जो है वो तालीम और ये कायनात का एक बेहतरीन मजहब है दीन इस्लाम, और हमारी जो किताब है कुरान पाक, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ली हुई है। कोई इसमें एक आंच भी नहीं आ सकती है। इसे एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे, वक्फे से वापस आते हैं तो जैसे कि दुबैत शाह साहब, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं, और जिस तरह वक्फे से पहले मुबशिर साहब ने बड़ी तफसील से इस हवाले से जो उनकी राय है उससे हमें आगाह किया। आप क्या समझते हैं नॉर्वे में ये जो वाक़या हुआ है, इसके बारे में बताइए, और क्या नॉर्वे के क़वानीन इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, ये जितने भी इस तरह के यूरोपियन ममालिक हैं जहाँ पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऐसे मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक नफ़रत एक पैदा होती हुई नजर आ रही है जो उनकी नई जनरेशन में, तो क्या उनके कवानीन इस चीज की इजाजत देते हैं कि किसी की दिल आजारी की जाए? ये तो मेरा ख्याल है वो लोग हैं जो वो जगह हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बड़ा एक प्रचार किया जाता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल होनी चाहिए, मगर उसके बुनियादी असूलों में ये है कि किसी की दिल आजारी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो बर्नार्ड शॉ का बड़ा मशहूर जुमला है, उसने कहा आपकी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक मेरी छड़ी है। जी हाँ। यानी जाहिर है कि इंसान को एक डिस्टेंस तो मेंटेन करना है, वो उसको आज़ादी उसी हुदूद में और क़यूद में रहती है। क़यूद और हुदूद ना हो तो आवारगी होती है, वो कहा जाता है। बहरहाल फ़हीम भाई, बात यह कि ये वाक़या जो पेश आया 16 नवंबर को, ये वाक़या पेश आया क्रिश्चियन सैंड में, और क्रिश्चियन सैंड की आबादी बहुत ही कोई 70-75 हज़ार की आबादी है, उसमें कोई 2000 मुसलमान है। बहुत छोटा सा 8वें नंबर का शहर है नॉर्वे का, और लोगों को शायद पता नहीं, हमारे यहाँ बड़ा इश्तियाल पाया जाता है, मुहिम चल रही है इसका बाइकआउट करें, उसका बाइकआउट करें, नॉर्वे को गालियाँ, उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिमबाजी। हम जज्बाती कौम है। नॉर्वे की हुकूमत, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की ना, बात यह कि वो इस वाक़े का पस मंज़र भी ये है कि सिटी काउंसिल ने और उनके पुलिस चीफ ने इस शख्स को, इसका नाम है आर्ने ट्यूमर, जो ये आदमी है जिसने ये कुरान को बेहुरमती की है, ये आर्ने ट्यूमर है और ये 87 साल का है, एक बूढ़ा है, खपती है, बेवकूफ़ सा आदमी है। नॉर्वे की अपनी सोसाइटी में इसको मुकम्मल तौर पर काट दिया गया, किसी तकरीब में इसको नहीं बुलाया जाता। इस मुजाहरे में कुल 8 लोग थे, कुल 8 लोग थे जिन्होंने कुरान जलाना था इसके साथ, और इसकी एक तंजीम है सियान, जैसे ये अपने प्रोनाउंसिएशन में शान पढ़ते हैं, SIAN, स्टॉप इस्लामाइजेशन इन नॉर्वे। इसमें ये काउंटर फ्लैक्स के तौर पर लगाया गया साउंड कंप्लीट करने के लिए। शान का मतलब होता है इंतहा, ये आयरिश वर्ड है, नेम है आयरिश। तो ये इसने एक शान तंजीम बनाई है और ये 2008 से सरगर्म है। इसे एक इस्लामोफोबिया है, एक हिस्टेरिक है, एक साइकोपैथ है,
और ये इस्लाम से नफरत करता है और ये इमिग्रेंट्स को, स्पेशली जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं मगरबी ममालिक में, उनसे बड़ा हेट करता है। पहले ये बहुत सारी तकरीरें करता रहा इस्लाम के खिलाफ, आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे आर्ग्यूमेंट और डायलॉग से दूर जाते गए। अब ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। इसने ग्रिल पर कुरान रखा जलाने के लिए। इसको नॉर्वे के कवानीन के मुताबिक उस वक्त तक रोका नहीं जा सकता था जब तक अमली तौर पर यह कोई ऐसा काम ब्लास्फेमी का इर्तिकाब न करे। नॉर्वे के कवानीन में ये जो लोगों को जज्बात को तकलीफ पहुंचाना, हेट स्पीच करना, ये बिल्कुल काबिल सज़ा जुर्म है, 1 साल तक सज़ा इसकी। मगर वो उस वक्त तक नहीं करते जब तक सिर्फ एप्रीहेंशन हो, एक्चुअल कमीशनिंग ऑफ ऑफेंस ना हो। तो जब इसने कुरान निकाल कर जलाने की कोशिश की ग्रिल पर रख के, तो इससे पुलिस वालों ने वो ले लिया था कि भाई छीन लिया था उससे। फिर इसके एक साथी ने जेब से दूसरा कुरान निकाल कर आग लगाई, तो मजमे में से वो नौजवान, जिसका नाम सही नाम उमर ढाबा है, उसे उमर इलियास भी कहा गया, इलियास उमर कहा गया, उमर ढाबा है। हाँ, वो जज्बाती हो गया, वो जाहिर, हाँ, वो जज्बाती हो गया और वो भाग खड़ा हुआ और जाके उसने लात मारी। वो दोनों रिलीज हो गए। अब कल रात को उसको भी, उमर ढाबा को भी छोड़ दिया गया है और इसको भी छोड़ दिया गया। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आर्ने ट्यूमर के खिलाफ। इस पर हो सकता है ये चार्ज भी लगे और हो सकता है इसको सेंटेंस भी हो। लेकिन नॉर्वे गवर्नमेंट का इसमें बहुत ही जिम्मेदाराना किरदार है। हम अपना मजहबी मामलों में जज्बातियत का चूरन बेचते हैं, हमारी हुकूमतें भी इसको, पब्लिक को, सेंटिमेंट को कैश करती हैं। नॉर्वे के एम्बेसडर को बुलाना, गाली देना, इसका बाइकाट करना और जान दे देंगे। और अब बड़ी दिलचस्प बात है, हम अपने आप को जलाने निकल पड़ते हैं, आग लगाने निकल पड़ते हैं, सरकारी इमारतों को, टेलीनॉर के दफ्तर में हमला कर देते हैं। हमारा इस्लाम पूरा यही हो जाता है। हाँ, हमारा सारा इस्लाम जो है वो इसी तरह से निकलता है कि हम सारा गुस्सा जो है वो अपने ऊपर, अपनी जात पर ही निकालते हैं। जहां हम घुस नहीं सकते उनको आग लगा दी जनाब, जाके गुस्सा निकाल दिया अपना। बिल्कुल। अच्छा, खैर मुझे आप इस हवाले से बताइए कि जिस तरह अभी बशीर साहब भी कह रहे थे कि हम लोगों को जो है वो कुछ मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाने की ज़रूरत है, या शायद हम वो इस्लाम की जो सही एक जो शक्ल है, हम वो मतलब बाहर जाते हैं तो जिम्मेदारी हम पे बढ़ जाती है। जब इन लोगों के बीच में जाते हैं ना हम लोग, ज्यादातर ऐसे लोगों में जो मुसलमान नहीं हैं, तो आप अगर अकेले मुसलमान हैं तो आप इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप दुनिया के 1.5 अरब लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ बातें मुबशिर भाई की मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे इन्होंने कहा ना कि वसाइल उनके पास, उन मुमालिक के पास ज्यादा अच्छे। मैं असल में वसाइल का मामला नहीं है। बात क्या है कि इन आज भी जर्मनी और कनाडा और ऐसे 3-4 कंट्रीज हैं जिनमें 36 से कम उम्र का नौजवान जो है वो ज़बरदस्त किस्म की पॉइंट स्कोरिंग बोर्ड में उनके पॉइंट्स हैं इमिग्रेशन के। अगर आप रेजिडेंस लेना चाहें परमानेंट, तो टॉपर होता है वो 36 के ऊपर, उसको 20 पॉइंट प्लस फ्री में मिलते हैं। वो वेलकम करते हैं कि यंग आदमी हमारे सोसाइटी में आ जाए। उनके यहाँ मैन पावर का क्राइसिस है, उनके यहाँ लोग नहीं है, उनके यहाँ बहुत जबरदस्त किस्म की, ये देखे ना, शादियों का कोई कल्चर नहीं है, फैमिली का, खानदान का इदारा नहीं है। उनके यहाँ बच्चों की अफजाइश और पैदाइश जो, ये बड़ा बहुत बहरान का शिकार है। वो तो वेलकम करते हैं, ये अच्छे खासे पैसे देते हो। हाँ, वेलकम करते हैं वो कि दुनिया से अच्छा जो ट्रेंड मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो हमारे यहाँ आए, मराहत देते हैं, बुलाते हैं। लेकिन उन्हीं में ऐसे साइकोपैथ होते हैं जिन्हें ये बड़ा बुरा लगता है कि बाहर से आदमी आके हमारे साथ आके, हालांकि अपने जो बाहर से आ रहा है वो तो अपनी स्किल्स दे रहा है, अपनी लाइफ आपको दे रहा है। पत्नी का भी एक जज साहब है अमेरिका में, बड़े अच्छे मजिस्ट्रेट है, वो ट्रैफिक के, उनकी वीडियोज आती हैं, वो हर आदमी को यही कहते हैं कि यू आर अमेरिका। कोई स्पेन से आया हुआ है, कोई पैलेस्टीनियन है, कोई सीरियन है, कोई कुछ है, वो कहते हैं यू आर अमेरिका। कहता है, अपने बारे में बताता है कि मैं स्पेनिश हूँ, मेरी माँ यहाँ आ गई थी अमेरिका में, आज मैं अमेरिका का जज हूँ, बैठा हूँ। तो बात यह है कि ये लैंड्स जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कोई टैलेंट था, जिनके पास कोई सलाहियत थी, वो यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने इसकी डेवलपमेंट में ऐड किया, इसमें कोई वैल्यू ऐड की। अब वहाँ ऐसे लोग हैं जो इसको पसंद नहीं करते, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। इस्लामोफोबिया वाली बात जो जब हम सन 2000, उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कल वहाँ पे एहतजाज हुआ, मुसलमानों ने बाहर निकले सारे, और उन्होंने बाहर निकल के कुरान पाक जो है उसको हाथ में पकड़ा और उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। कितना शानदार माशरा है, आप देखें ना, कितने जिंदा दिल लोग हैं, कितना एहतराम करते हैं कि उन्होंने उसी मकाम पे सब ने खड़े होके अदब और एहतराम के साथ कुरान की तिलावत सुनी। हमारे यहाँ पॉसिबल है ये, हम इतनी जज्बाती कौम है, हमारे ऐसी बातें मुमकिन है। अच्छा, पाकिस्तान में भी एहतजाज हुए हैं। पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी और ईसाई कम्युनिटी जो है, उसके साथ साथ हिंदू कम्युनिटी और जितने भी अक़लियती हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तानी, वो बाहर निकले हैं और उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की है कि जो भी हुआ है हम इसकी फुल मुखालफत करते हैं और हम कुरान पाक का एहतराम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी एक भी जगह कुरान की तिलावत नहीं की गई होगी तर्जुमे के साथ। जी हाँ। उनके एहतजाज हुआ तो उन्होंने कुरान की तिलावत की और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनाया। और परसों ही एक आदमी ने इस्लाम, नया मुसलमान हुआ है नॉर्वे में, एक आदमी ने इस्लाम कबूल किया।
इस्लाम तरक्की पा रहा है, इस्लाम उरूज पा रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है, इस्लाम फैल रहा है। ये जितने साइकोपैथ, जितने इस्लामोफोबिया के मरीज पैदा हो रहे हैं, इस्लाम उतने। नॉर्वे में 1980 में 1000 मुसलमान थे पूरे नॉर्वे में, 1000 से कम थे। इस वक्त पूरे नॉर्वे में 2 लाख मुसलमान हैं। सिर्फ ओस्लो में मेरा ख्याल है कोई 1.5 लाख के करीब होंगे। तो आप सोचिए ना, इस्लाम का कुछ बिगाड़ सके, इस्लाम को कोई कैद कर सके। इस्लाम जो है एक खुशबू की तरह फैल रहा है। तो मैं इस्लामोफोबिया जो है ना, असल में मैं ये बिलीव करता हूँ, अगर आप ज्यादा खोदेंगे और जाएंगे पीछे, तो ये जब ये नया हजारिया शुरू हुआ, हमारा सन 2000 शुरू हुआ, उसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में है। चाहे आप इसे सेंस कर सकें, चाहे आप इसे हालात पर छोड़ दें, लेकिन इसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर आती है। एक नए हजारिये में दाखिल होते वक्त इस्लाम के हवाले से कुछ मंसूबे बनाए गए होंगे और दुनिया भर में मुसलमानों को मलाइन करने की एक मुख्तलिफ सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई है, जिसमें सबसे बड़ा और पहला वाकया तो 9/11 था। 9/11 के बारे में बड़ी एतमाद के साथ कहा गया कि ये इनसाइड जॉब था। इसका काम था, मकसद था कि मुसलमानों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पे जवाब ढूंढना, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पर हमला, इराक पर हमला, सीरिया के टुकड़े, ये पूरी दुनिया के लिए एक प्लान था जिसका नुक्ता आगाज 9/11 था। अब 9/11 के वेक में, उसके उसी सीक्वेंस में बहुत सारे लोग साइकोपैथ हो गए, इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए, उनको शदीद किस्म के मराइज में मुब्तला हो गए। वो कि जी इस्लाम, हालांकि ये सारी इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम दुनिया में जो बड़े वाकयात हुए दहशतगर्दी के, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु, जो तमिल लिबरेशन आर्मी ने काम किए, सबसे पहला सुसाइड बॉम्बर रिसेंट हिस्ट्री का उनका था। हजारों वाकयात दहशतगर्दी के उन्होंने इर्तिकाब किए अपनी इलाकाई लड़ाई के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। जो लोग मुसलमानों को कहते हैं मीडिया पर छाया हुआ है कि मुसलमान दहशतगर्द है, हालांकि मुसलमान, अच्छा मेरा ख्याल है गरीब आदमी जो होता है ना, उस पर ऐसे भी 4 इल्जाम ज्यादा लगा दिए जाते हैं, पता नहीं बोलना नहीं, करना कुछ नहीं, क्या करेगा। तो हम लोग वैसे भी जरा तालीम में भी पीछे हैं और वैसे भी कुछ हमारी जिम्मेदारियों के लिहाज से भी हम उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितना होना चाहिए। हम भी वो जो सही चेहरा जो है वो भी लेके सामने नहीं आते। सर आप बताएं जरा कि ऐसी सूरत हाल में हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है। एक मुसलमान नौजवान जो इस वक्त नॉर्वे की प्रोडक्ट को बैन करने की बात करे, या उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, या उनके साथ जो ताल्लुकात है, कुछ भी है, सोशल मीडिया पे अपना एक जहाद ही शुरू कर दे नॉर्वे के खिलाफ, या ऐसी जो एक सोच है, जो माइंडसेट है, सिर्फ उसके खिलाफ काम करने की जरूरत है। सही में एक चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जो पहले तो अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे पास है क्या और हमने किया क्या है। जो शक्लें हम पेश कर रहे हैं, जो शक्लें हम पेश कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हम दुनिया को पेश कर रहे हैं, वो शक्लें जो हैं वो ज़ाहिर है कि मॉडर्न सोसाइटी के साथ जो है वो मैच नहीं करती। अगर आपने करना है, बैन करना है, तो क्या जो दुनिया की रिसर्च के बाद आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स आ रही हैं, वहाँ से मेडिसिन आ रही हैं, तो क्या आप उनको बैन करेंगे? उनको तो बैन नहीं कर रहे ना आप, कि वो भी तो उधर से आ रही है ना। तो रियलिस्टिकली ये सोचना चाहिए कि देखें, सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी शक्ल को बेहतर बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं, आपने अपना जो एक पोर्ट्रेट है उसके अंदर जो गड़बड़ हुई है कि हम किस तरह वो एक मिलिटेंट वाला स्टाइल लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके दुनिया को हमने दिखाया, और वो एक दिखाया कि यहाँ पे एक ऐसे भी एक सिस्टम चलता है। मुझे आप बताएं, उस वीडियोस को देख के दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है? अच्छा ये हैं मुसलमान, ये हैं, ये देखें इस तरह के लोग होते हैं ना वहाँ पे। अच्छा, फिर इसी तरह जैसे आपने देखा कि बहुत से इंटीरियर के इलाकों में, या अपना साउथ पंजाब से, या बलोचिस्तान और केपीके के कुछ इलाकों से जब ये न्यूज आती है कि वहाँ से जो है जी वो फलाने बच्चे के साथ जो है ये हो गया, बेटी के साथ ये हो गया, और ये, अच्छा मुसलमानों में ये चीज होती है, सही है, वहां पे ये चीज जो है हमें इसके ऊपर। और फिर तीसरी बात ये है कि क्या रियासत की क्या जिम्मेदारी होगी। मैं तीनों बातें हमेशा करता हूं, अपनी जिम्मेदारी, मुआशरे की और रियासत की। अभी अब जब हमारी ये न्यूज जाती है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो तो ज्यादती होने वाले बंदे को और गरीब आदमी को, फलां को इंसाफ ही नहीं दे रहा, तो भाई अच्छा ये मुस्लिम सोसाइटी में ये होता है। सही सर, अभी वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे की तरफ बढ़ना है। आप वक्फे के बाद जो है वो हमारे साथ नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं। आप इस हवाले से अपनी कोई राय देना चाहें कि नौजवान को क्या करना चाहिए अभी, कुछ शॉर्टली कुछ? देखिए, मैं अब ज्यादा जिम्मेदारी उन पर आयद करना समझता हूँ। हमारे अपने माशरे की तो हम बात कर चुके हैं कि जज्बातियत का कोई काम नहीं है, हमें बड़ा बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमारी बुर्दबारी ही हमारी पहचान बन सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर है मुसलमान, जो कहीं भी रहते हैं, एशियन है या कोई भी है,
उनको चाहिए कि देखें ना, हमारा जो कुरान की जो तालीम है, हमें कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। कुरान की जो तालीम है वो है अखलाक और किरदार। हम अपनी ज़बानें, मुसलमान अगर ज़बान पूरी करने वाला हो, वादा वफा करने वाला हो, अहद पर अमल करने वाला हो, ईमानदार हो, तो इस्लाम की खुद ब खुद एक नॉन मुस्लिम इज्जत करेगा। बिल्कुल सही। और आपकी बात की आगे बढ़ाऊंगा, अगर हम इन सारी चीज़ों पे अमल करना शुरू कर दें तो ये लोग सारे खुद परेशान होकर कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देंगे। दाढ़ी में इस्लाम ढूंढ रहे हैं। किरदार लोग कौन थे, किस तरह तैयार हो रहे हैं, तो वो उसकी तरफ आएंगे। खैर, थैंक यू सो मच जी, आप तशरीफ लाए। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे और हम बात करेंगे शहर के हवाले से, शहर कराची के हवाले से एक इशू है, उसके ऊपर बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां हम एक और अहम मसले के हवाले से बात करेंगे। ये मसला बुनियादी तौर पे तो पूरे मुल्क का ही, अब मुल्क में ही है, मगर ख़ास तौर पे शहर कराची और सूबा सिंध के हवाले से हम इस बारे में बहुत सारी ख़बरें आजकल सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और वो हैं कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा। ये सड़कों पे आवारा कुत्तों की ज़्यादती होने की वजह से बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस हवाले से काम ये कर रहे हैं कि इन कुत्तों को गोली मार के या इनको जान से मार के वो इंसानों की मदद कर रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना है, और लोग जो हैं वो इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये कोई हल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हल मौजूद हैं। खैर, इस हवाले से जो एक ख़बर है वो आपको बताता चलूँ, जो वाकई तशवीशनाक है। हमारे शोबा सेहत के हवाले से ये एक तशवीशनाक खबर है। कराची के सबसे बड़े हस्पताल जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के शोबा एमरजेंसी की सरबराह डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है कि उनके पास इस वक्त रोज़ाना औसतन 150 के करीब मरीज़ जो हैं रेबीज़ से बचाव के इंजेक्शन और वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इंडस हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी 40 और 50 के करीब मरीज वो आते हैं जिन्हें ये इंजेक्शन चाहिए होते हैं। और सूबा सिंध में और यहाँ पे ये इस तादाद में वो वैक्सीनेशन जो है वो भी ठीक से अवेलेबल नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना इस हवाले से ये भी एक मसला है जिसको डेफिनेटली इंतज़ामिया ने हल करना है, और इंतज़ामिया किस तरह हल कर रही है वो आपके सामने है। बाकी जो तफसील से इस हवाले से मालूमात लेंगे हम अपने मेहमानों से। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो पहले गेस्ट, ये वक्फे से पहले भी इनसे एक दूसरे मौजू पर बात हो रही थी। हमारे साथ है सदर कराची एडिटर्स क्लब जनाब मुबशिर मीर साहब, आपको हम एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं ये हैं एक समाजी कारकुन, नौजवान समाजी कारकुन जनाब शुजात बरनी साहब, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुड। अच्छा मुबशिर साहब, क्या समझते हैं ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनको मतलब इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के केसेस का सामने आना ये कोई ठीक चीज़ नहीं है? इसका मतलब है कि हम क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं हम मतलब नज़रअंदाज किए हुए हैं अपनी जिम्मेदारियों और वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं और लोगों को ये आवारा कुत्ते काट रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस हवाले से भी एहतजाज कर रहे हैं कि भाई आप क्यों इनको मार रहे हैं, इनको मारने भी नहीं दिया जा रहा है और कोई हल भी नहीं मुनासिब किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो फ़हीम मैं ये कहूँगा कि जो हमारे बहुत से इश्यूज़ हैं जो इसी नौइयत के हैं, और सबसे इस वक्त जो कभी कोई सर उठाता है इशू, कभी कोई सर उठाता है, वो सारा हमारा गवर्नेंस ही उसके पीछे प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कि आपको पता चलेगा। अब मुझे आप बताएं, आपने जो फिगर कोट किया है वो जिना हॉस्पिटल का है। कराची में 4-5 हॉस्पिटल्स के ऊपर बड़ा बोझ है। पूरा कराची 2, 3, 2.5, 3 करोड़ जो भी आप इसकी फिगर है उसका लोग जो हैं, एक बंदे का
जो ठट्टा के रास्ते में भी हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम एक्सीडेंट हो वो भी गया, सीधे इधर ही उसको आएगा। भी इधर आएगा, कराची इसलिए आएगा, हाँ। पूरे 40 किलोमीटर में उसके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं। हाँ। आपने शहर को इस वक्त 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया हुआ है और 6 ही आपकी वो जो हैं वो काउंसिल भी हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी हैं, फिर उसके बाद वो सिटी गवर्नमेंट भी है। अब ये एक डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिसको अगर कराची की 6 आबादियों में तकसीम करें, अगर 2 करोड़ भी कर लें तो मैं 30-35 लाख की आबादी या 40 लाख की आबादी, उसके लिए इतना भी नहीं है कि उसके लोगों को एक बुनियादी सी चीज जो है वो दे सके हॉस्पिटल। तो वो सारा वो जनाब कितने, अब ये फिगर जो है ये तो वो लोग हैं जो जना तक किराया रखते हैं और जना तक पहुंचते हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे। दूसरी बात यह है कि जानवर जो है वो भी, उसके भी एक राइट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो सिर्फ इंसानों के लिए इंसानों थोड़ी है के लिए जमीन ये, लेकिन मतलब। आप ये देखें कि कराची में जितना बड़ा ये शहर है, जानवरों से रिलेटेड तो हॉस्पिटल ही कोई नहीं इस वक्त सही तरीके से काम कर रहा। सारे जो हैं, जो पेट लोगों ने पाले हुए तो हैं, मगर इस वक्त तो इंसान मुतासिर इंसान हो रहा है ना, तो वो जिस वक्त आप देखें कि एक वो भी होती है कि आप एक वैक्सीन जो है वो आप जानवर को भी लगा देते हैं उसको मारने की बजाय, कि वो उसके कांटे का जो नुकसान है वो इंसान को ना हो। आपने इंसान को सेव करना है, तो जो उसकी वैक्सीन जो है वो जानवर को भी लगती है रेबीज की, कि ताकि उसके कांटे का जो है वो जो है ना वो नुकसान इंसान तक ना पहुंचे। लिहाजा चले हम स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर ये काम अगर नहीं भी कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपने जो लोकल लेवल के ऊपर जो इश्यूज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हमारे इदारे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनके अंदर जो है वो आप सही तरीके से गवर्नेंस का सिस्टम सही हो, तो जो लोग जो हैं जो मुतासरा होके जो अपनी जान से गए हैं वो तो कम से कम बच सकते थे। बिल्कुल सही है सर। और दूसरे ममालिक में कुछ ऐसी भी सूरत हाल है लोगों ने कि मतलब ये जो आवारा कुत्ते होते हैं या इस तरह के जानवर होते हैं, इनको अलग शहरी आबादियों से अलग ले जाते हैं, अलग भी और करते हैं वहाँ पे- लोग वहां पे तो फाइन लोग अडॉप्ट भी करते हैं। हाँ, अडॉप्ट भी करते हैं। वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट है, शायद उसकी तादाद भी इतनी नहीं होती होगी, तो उसको अडॉप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन उसके और भी कई रेमेडीज भी हैं, छोटी जगहों पे भेज देते सर हैं। हम उससे बात करते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। जी शुजात, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, इस मौजू के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जनाब, ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है और इस प्रोग्राम में आपने ये टॉपिक रखा, बहुत अच्छा रखा। बात ये है कि ये इस वक्त जो वैक्सीनेशन जो नापैद हो चुकी हैं, जो इस वक्त मिल ही नहीं रही, मुझे हैरत और अफसोस इस बात का है कि सिंध हुकूमत इस वक्त लोगों को हायर कर रहा है एक बड़ी तादाद में, और डॉग्स को किलिंग के लिए, डॉग्स को उनको रेजिंग के लिए, उनको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को हायर किया जा रहा है। उनकी सैलरीज आप मुझसे सोच भी नहीं सकते। और साथ ही साथ, और अगर थोड़ा सा और हम देखें तो वैक्सीनेशन इस वक्त कराची में है नहीं, और कराची तो छोड़ ही दें, अंदरूनी सिंध में भी जो डॉग बाइटिंग के वाकयात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे भाई ने कहा कि कुत्तों को मारा ना जाए, मतलब हम अशरफुल मखलूकात हैं, और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वाज़े कर दिया है कि जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो आप उसको मार सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम सांप को भी नहीं कुचलते, फिर बिच्छू को भी नहीं मारते। समझ रहे मेरी बात आप? इस वक्त सिंध हुकूमत एक बड़ी तादाद में लोगों को हायर कर रही है, उनको सैलरीज देने के लिए पैसे मौजूद हैं, फंड मौजूद है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल्स में इस वक्त कोई वैक्सीनेशन इंसानों के लिए मौजूद नहीं है। हैरत अंगेज बात है। और साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि कराची के अंदर 2-4 हॉस्पिटल जिन्होंने आपने जो नाम लिए, सिविल और दूसरा जिना, मतलब इतना बड़ा कराची, सिर्फ 2-4 हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। अफसोस और हैरत और शेम ऑन। तीसरी बात कि इस वक्त सिंध को छोड़ दें, अंदरूनी सिंध जाएं, वहां पर तबेलों के अंदर लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, दूध को ज्यादा बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन दी जा रही है, लेकिन अगर दी नहीं जा रही है तो इंसानों को नहीं दी जा रही है। हैरत और अफसोस है। साथ ही साथ मैंने अभी एक चैनल पर बैठे हुए देख रहा था कि कितने कुत्ते इस वक्त जो है, कुत्तों के काटने की वजह से जो है लोग कितने जख्मी हो रहे हैं, कितने इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन अब जब वो जिना हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनके अंदर भी कतारें लगी हुई हैं, और अंदरून सिंध से जो लोग आ रहे हैं वो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, अपने प्यारों को जिंदा रखने के लिए।
हमें बड़ी अफसोस और हैरत होनी चाहिए इस बात सही पर। है, हम बात कर रहे हैं कि शहर कराची में है, इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए, सिर्फ जो सेहत के मामला संभालने के लिए चंद एक हॉस्पिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो सिंध अंदरूनी सिंध में तो है ही नहीं सर। अंदरूनी सिंध में क्यों नहीं है? अंदरूनी सिंध में क्यों नहीं है? अच्छा, सबसे ज्यादा 36-40 अरब कहाँ चला गया? अंदरूनी सिंध के लिए मुख्तस होता है सर। ये आपके तमाम सिंध हुकूमत के जितने भी एमपी एमएनएज हैं वो सारे अंदरूनी सिंध से उठकर आते हैं। आप वो यहाँ कराची में आकर अय्याशी कर रहे होते हैं और अपने हलकों के अंदर उन्होंने ऐसा तूफान मचा के रखा हुआ है कि लोगों के पास वहां पर दवाइयों तो छोड़ दो, हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। हम बात करते हैं अवेलेबल है मगर वो सर लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है सर के नहीं है कि उन्हें शहर ही मेरी सिर्फ पॉइंट आउट है सर, ये पॉइंट आउट है क्यों लेकर आना पड़ता है? क्यों? वजह बताए ना। शहर कराची इस वक्त 70% पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, मानते हैं, लेकिन अगर हम अंदरूनी सिंध जाएं, अंदरूनी सिंध में भी हमारी भाई बहन मौजूद हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है, लेकिन वहां पर वो तमाम चीजें प्रोवाइड क्यों नहीं की जा रही हैं? वजह बताएं। यहां पर अय्याशी के लिए, पैसा उड़ाने के लिए बेतहाशा है, ठीक है, और वहां अंदरूनी सिंध में जो बेचारे मासूम शहरी हैं वो इस वक्त किस इबरत का निशान बने जा रहे हैं। सही है, इस हवाले से बात करेंगे हम जनाब। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हम दोबारा से हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस वक्त डॉग बाइटिंग के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पे एक कराची शहर में जो इस तरह की बहुत सारी ख़बरें इस वक्त मंजर आम पे आ रही हैं, इनकी बुनियादी वजूहात के हवाले से बात हो रही है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर मीर साहब जो कि सदर कराची एडिटर्स क्लब हैं, और शुजात बरनी मौजूद हैं जो एक समाजी कारकुन है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब जो कि चेयरमैन हैं डीएमसी सेंट्रल के। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। जी वालेकुम सलाम। रेहान साहब, ये जो बढ़ते हुए वाकयात हैं कुत्तों के काटने के, जरा इस हवाले से कुछ बताइए। आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और किस अंदाज से इन वाकयात की कमी के लिए, रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माजी में हुआ ये करता था कि एक इसका अलग डिपार्टमेंट होता था केएमसी के अंदर, ठीक है, कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जिनके हाथ में इंतजाम और इंसराम रहा, वो ये बल्दियात को जिस तरह एम्पावर होना चाहिए था वैसे बल्दियात नहीं रही, और मजीद बदहाली का शिकार होती रही बल्दियात। तो डिपार्टमेंट भी गायब हो गया, नायाब हो गया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद 2013 फिर आपने ये भी देखा कि तकरीबन 8-10 साल का गैप रहा, निजामत नहीं रही। एक दौर था मुशर्रफ साहब का कि जिसकी मिसालें दी जाती थी, जो तर्ज हुक्मरानी था शहरी हुकूमत का, जो कवानीन शहरी हुकूमत के थे, उसकी मिसालें दे रहे थे लोग। अच्छा, तो वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी। फिर 18वीं तरमीम आई, उसके बाद फिर फर्दर जो 18वीं तरमीम के सम्राट मिलने चाहिए थे आम आदमी को, बदकिस्मती से वो नहीं मिले। और फर्दर ये कि सूबों ने अपने पास ही रख लिया। बहुत सारे बल्दियाती इदारे हैं जो कि बल्दियात के पास नहीं बल्कि सूबों के पास हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या इख्तियारात हैं? आपके पास क्या क्या इख्तियारात? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ। जब ये डिवॉल्व होकर आया और जब खास तौर पर 2013 का कानून नाफिजुल अमल हुआ, जो कि यकीनन खुद एक अभाम पर मबनी कानून है, लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ने जो इंतखाबात करवाए 8-10 साल के बाद, बल्दियाती इंतखाबात, और उसके आने के बाद कुत्तों को ठिकाने लगाने की मुहिम बाकायदा जारी की गई जिस तरह होना चाहिए था। तकरीबन 1.5 साल कबल सिविल सोसाइटी ने कुत्तों को ठिकाने लगाने और मारने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ठीक है, और उसमें आपने देखा भी कि लिटिगेशन में भी गए। सिंध हुकूमत ने इंटरवीन किया और इन तमाम मुहिम को जुज़ वक्ती तौर पर पाउस किया। आज 1.5 साल होने को है तकरीबन। ठीक है, उससे पहले ये मुहिम की सूरत में चला करता था। अच्छा, मैं भी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूं कि जानवरों को बेदर्दी से मारने का तरीक़ाकार खत्म होना चाहिए। मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूं ज़ाती तौर पर। इनके लिए कोई मरबूत पॉलिसी बननी चाहिए थी। अगर सिंध हुकूमत ने 1.5 साल कबल कुछ सिविल सोसाइटी के इदारों के कहने पर या कोर्ट के कहने पर भी अगर इस तमाम एक्टिविटी को मुअत्तल किया था और एक हॉस्पिटल के साथ MOU भी साइन किया था,
जिसमें वाजे हुआ था कि जनाब इनको वैक्सीनेट करना है, इनको इनकी नसबंदी करनी है या इनके लिए कोई सेंटर बनाना है, कोई जगह एलोकेट करनी है, का हाल 1.5 साल के बाद भी कोई मजबूत पॉलिसी नहीं बनी। अलबत्ता ये जरूर है कि बल्दिया खासतौर पर डीएमसी करती क्या थी और कर रही हैं अभी भी कि कंप्लेंट्स मैक्सिमाइज हो चुकी हैं। सही है। आपके ना लोग क्योंकि हमारे पास देखें सेवरेज से ज्यादातर कंप्लेंट आती है, जो अगेन हमारे पास नहीं जबकि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के पास है। कुत्तों की कंप्लेंट आती है जिसपे लिटिगेशन में गया हुआ है, जिसके ऊपर पॉलिसी बननी है, जिसको मुअत्तल किया हुआ है, और कुत्ता मार मुहिम या कुत्ता ठिकाने लगाने की मुहिम अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि कुत्ता मारने या ठिकाने लगाने। अच्छा, ये ठिकाने लगाने में और मारने में फर्क क्या है वैसे, क्या समझते हैं फर्क आप लोग इदारे की हैसियत से? को अभी पॉलिसी जो ये आ रही है कि जनाब कुत्तों को वैक्सीन लगा दे ताकि कुत्ता अगर काटे तो उससे रेबीज का सही है जो है वो ना फैले। तो वैक्सीनेशन है हमारे पास कुत्तों को लगाने के लिए? तो होगी। मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे तो ये बताएं पहले सिंध हुकूमत के लोग कि भाई पहले आप कुत्ता काटने के बाद चेक करेंगे कि वो टैग्ड कुत्ता है, उस कुत्ते को वैक्सीन लगी है नहीं लगी, ये कैसे पता चलेगा? इसको जब तक मैसिव स्केल पे नहीं करेंगे। तो इन्होंने वो जो नसबंदी की बात की है उसके बारे में तो बताइए कि वो क्या है? किसके बारे में? नस्बंदी के बारे में कि इनकी अफजाइशी नस्ल को रोकने का सिलसिला है। अच्छा, कितने कुत्ते पकड़ेंगे, क्या करेंगे ये नस्ल होती है, उस अफजाइश नस्ल को। फिर इसमें एक और सवाल पैदा होता है फहीम साहब कि जिस शहर में इंसानों की मर्दमशुमारी ना हो उसमें कुत्तों की कहां से आपने कर ली मर्दमशुमारी? आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर है, किस बुनियाद पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये बस एक भेड़ चाल चल रही है, उसमें हकाया जा रहा है और भागते जा रहे हैं। अच्छा, कुछ पता नहीं कि किस रुख पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपका कहना है कि जो असल जिम्मेदार हैं, जिनको इस वक्त फैसला लेना है या काम करना है, वो सिंध गवर्नमेंट है। और जी ठीक है, और शहर कराची में डीएमसी का क्या किरदार है इस हवाले से? वो आपने बताया कि कुछ इतना खास नहीं है। डीएमसी अभी इनकी तरफ देख रही है कि क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या डायरेक्टिव्स देते हैं, कहीं हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना चले जाएं। कुत्तों को मारने का सिलसिला तो देखें, या ठिकाने लगाने का, या जो रिमोट एरियाज हैं उसमें ले जाकर तो फेंक रहे हैं हम, लेकिन उसको मुहिम का दर्जा नहीं दे रहे। अब हम वजीर बल्दियात को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कोई पॉलिसी, मजबूत पॉलिसी बनाकर इन्फोर्समेंट की बात करेंगे। ठीक है, मेयर कराची की तरफ से क्या अहकाम जारी हुए हैं? देखें, मौजूदा बल्दियाती निजाम में मेयर कराची तमाशबीन बना दिया गया है। बल्दियात के जो बुनियादी इदारे हैं, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ये आपके नाज़रीन भी अंडरस्टैंड कर सकें, बुनियादी बल्दियाती इदारे क्या क्या है? कचरा उठाना यानी कि सॉलिड वेस्ट, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड पानी की तरसील और पानी की निकासी का काम हो गया, बिल्डिंग कंट्रोल हो गया, मास्टर प्लान हो गया, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया। ये बल्दियात के काम है और जनाब आला ये तमाम के तमाम इदारे इस मेयर के पास है ही नहीं। और सवाल होता है मेयर से, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, समझ से बालातर है। मेयर अपनी रिजर्वेशन का इजहार जरूर करते हैं और हम लोगों को मतलब डीएमसीज को सर से ये शुजात कुछ बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रियान साहब। रियान साहब कैसे? रियान साहब खैरियत है? अच्छा रियान साहब, बात यह है कि अभी आपने अर्ज ये किया कि मेयर साहब के पास किसी किस्म के कोई भी जो है इदारे इख्तियारात नहीं है, तो सर ये बीच में 36 अरब रुपए का जो नैब में केस चल रहा है वो किस हवाले से चल रहा है? थोड़ा रोशनी डालेंगे सर इस हवाले से? ये तो आप नैब से पूछे ना मुझसे। नहीं सर, बेसिकली मेयर आपके हैं। सेकेंडली आपने एक सवाल किया, एक आपने ये सवाल का जवाब दिया कि आपके काम जो है सिर्फ कचरा उठाना है और आपने गिनवाया ना। लेकिन सर अगर बात ये है कि अगर इतने से ही आपके काम है, इतने ही आपके वसाइल हैं, तो फिर ये जो 36 अरब और फिर 5 अरब 5.5 अरब जो डिस्ट्रिक्ट को दिए जाते हैं, तो फिर वो अमाउंट कहाँ चली जाती है? सर थोड़ा सा इस पे गौर फिक्र अगर करें हम। और फिर रही बात कि सर नहीं सर बात डिस्ट्रिक्ट अलग तरफ लेके जा रहे हैं सर, मालूम है सर, जब मैं थोड़ा चाह रहा हूँ। अरे रेहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, हमने उस हवाले से बात की। सर अच्छा बशीर साहब, पॉइंट मेरा अभी भी स्टॉप है सर। अरे उसे 1 मिनट के लिए स्टॉप ही कर दे।
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ईस्ट, इनके अंडर में जो हॉस्पिटल्स आते हैं वो हॉस्पिटल्स इस वक्त जो है वो बदहाली का शिकार है। वो वैक्सीनेशन इन लोगों को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन वो पैसा किधर जा रहा है? इसी के साथ साथ हम सिंध हुकूमत पे बलबा डाल सकते हैं, लेकिन सर माजरत के साथ कराची का मैंडेट हमेशा 10 साल जो है एमक्यूएम के पास रहा है, और एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी के बीच में जो क्रॉस है वो आप हम सबको पता है। कराची के अंदर तमाम पैसा जो है कराची की आवाम पे लगना था, जो कि नहीं लग पाया। सही है, सही और है। कराची की आवाम तरस रही है कि इस वक्त हमारा कोई बने। कराची लवारिस है, इन्होंने तो बोल दिया कि 10 साल हमारे पास हुकूमत रही है भाई। अच्छा, ये इनके पास मेयर इधर है, इनकी तोती बोलती थी सर। पानी पियो यार, पानी पियो, मेहरबानी। तोती बोलती थी सर, मुझे अफसोस इस बात पानी का पिए, है। आप हौसला करें सर। हम मर रहे हैं सर मुबशिर साहब, देखें हमारे यहाँ जितने भी मसाइल रहे हैं वो या तो हम सिंध गवर्नमेंट पे डाल देते हैं या फिर हम सिटी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। जब दोनों से बात नहीं बनती तो वो फिर फेडरल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। तो ये आपस में मसले फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास करने और सिर्फ इल्जामात जो है वो लगाने से हल तो नहीं होंगे। तो इसका आखिरकार हल है क्या? अच्छा देखिए, एक चीज तो ये है कि रात को मैं एक तकरीब में था तो वहां पे अवार्ड्स की सेरेमनी हो रही थी। तकरीबन 5-6 एनजीओज के नुमाइंदों को अवार्ड भी मिले कि उनका बड़ा काम था। मेरा ख्याल है कि कराची की जो सोसाइटी है उसने ना फेडरल गवर्नमेंट को अब वो देख रही है, ना वो सूबाई हुकूमत को देख रही है, ना इनको देख रही है, बल्कि कराची के अवाम ने अपने लिए खुद काम करना शुरू कर दिया है। सही है, लेकिन ये पूरे मुल्क में नहीं हो सकता। कराची का एक बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटी है। जैसे सिंध की बात हो रही थी ना, तो अभी आपको इल्म में है कि एक बच्चा जिसको कुत्ते ने काटा लाड़काना में, जी हाँ। और उसका कराची में लाके इलाज किया जा रहा है। मुझे एक बताइए चीज कि लाड़काना के अंदर बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी को सोचते हैं मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। लाड़काना जो चांडका मेडिकल कॉलेज होता था, अब वो बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसी तरह हैदराबाद में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो 2 यूनिवर्सिटियां सिंध के अंदर हैं मेडिकल, और यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर होते हैं। तो वो कहाँ हैं वो प्रोफेसर जो सिंध के लोगों का आवाम की फलाह के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी खिदमत क्यों नहीं कर रहे हैं? एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से वापस आते हैं इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। फहीम अब्बास और हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं डॉग बाइटिंग के बढ़ते हुए वाकयात के हवाले से और शहर कराची में जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनके हवाले से कि काम किस तरह हो रहा है और क्या जो लोग इतनी शिद्दत से, इतनी बड़ी तादाद में जो मुतासिर हो रहे हैं, क्या उन इस हवाले से कोई काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस बारे में बात हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब और शुजात बरनी साहब। शुजात, मुझे एक बात बताएं कि हम हुकूमत की जानिब से जितनी भी हुकूमतें हैं, हम उनसे अवाम हम तकरीबन हमेशा मायूसी नजर आए। कभी भी उनके मनपसंद वो पॉलिसीज नहीं बन सकी, या वो अवाम को जो बुनियादी हुकूक हासिल होने चाहिए थे सेहत और तालीम के हवाले से, ये हमेशा से मसला रहा है हमारा। कोई ऐसा नहीं है कि अभी नया हो गया, मगर हम ऐसा भी नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम इस बारे में फिक्र रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे, हम अच्छा गुमान करते हैं। समाजी तंजीमें हमारे मुल्क में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं तालीम और सेहत के शोबे में। तो ये कहीं ना कहीं ये बल्कि असल में ये सेहत का ही एक डिपार्टमेंट है जिसमें हुकूमत की जानिब से कुछ काम नहीं हो रहा। तो समाजी तंजीमों के ऊपर आप क्या जिम्मेदारी देखते हैं? आप जरा उस हवाले से बताइए कि उन्हें क्या काम करने की जरूरत है इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात बताता चलूँ कि कराची नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है बिजली और गैस के बिलों से मर रही है। इसके अलावा जो है आपके पानी, बिजली, तमाम चीज़ों से मर रही है। इसके साथ साथ अब जो है वो डॉग बाइटिंग से भी लोग जो हैं इस वक्त दूर नहीं है। इसी के साथ साथ जो है स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। हम कराची की आवाम और पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ तरस तरस के मरने के लिए रह चुकी है। साथ ही साथ सिंध हुकूमत को अब इतने मायूस क्यों हैं? सर मायूस सर पता क्या बात यह है कि पिछले 10 सालों में 15 सालों में जो होता आया और वो बढ़ता जा रहा है ना सर। बात आपके पास कोई हल है? सर हल बिल्कुल है मेरे पास। वो हल बताइए मुझे। ये हालात हल ये है कि हम सब पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी कौम है ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बाहर ममालिक में जाकर जो है लोग झंडे गाड़ देते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई काम क्यों नहीं करता? जो काम करता है उसको साइड पे लगा दिया जाता है। सेकेंडली सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास शऊर है
ठीक है, हम आवाम ही इनको इक्तदार में बिठाती है। और मैं प्रीवियस भी शो में सर आपसे यही बात की थी कि सर एक बिरयानी की थैली जो है ना वो लोगों को इक्तदार में बिठा देती है और फिर वादे वहीद होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखिए ये आप अपने अंदाजे के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप मुझे यहाँ का सियासी मिजाज बता रहे हैं, मैं आपसे हल पूछ रहा हूँ। सर हल सिर्फ ये है कि आवाम को स्टैंड होना पड़ेगा। जो समाजी तंजीमें हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो तो हमने बात की, उसके ऊपर बात हो भी रही थी, तो आप उसके ऊपर है। मैं कह रहा हूँ समाजी तंजीम, एनजीओज वगैरह जो हैं आप उनके बारे में बताइए। सर बात यह है कि तमाम एनजीओज जिस वक्त कराची और पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात हैं, नामवर एनजीओज हैं। बात मैं फिर वही घूम फिर के हुकूमत पर आऊंगा कि सर अगर तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, ट्रस्ट सब अंडर दी अम्ब्रेला अगर एक हो जाएं, सब एक हो जाएं, तो हमें सिंध हुकूमत क्या, हमें इन लोगों की जरूरत ही ना पड़े। आप खुद एक तंजीम चलाते हैं, मुझे बताएं क्या एक हो सकते हैं आप ऐसी बात हम सब हो सकते हैं सर, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते हैं? सर हो सकते हैं, सब एक हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, कुछ तरह पैसे खाते हैं। सर बात यह है कि फिर ये सिंध, फिर वही बात आएगी ना सर कि लोगों ने पुरानी रजिस्ट्रेशन करवा के लोगों को, आवाम को लूटाएगा। आवाम को लूटने के साथ साथ आवाम ही मर रही है सर इस वक्त। और बात यह है कि अगर तमाम ऑर्गेनाइजेशन सब एक हो जाती हैं, सब एक हो जाती हैं, तो मैं ये समझता हूं कि फिर हमें सिंध हुकूमत की जरूरत नहीं पड़ेगी, वफाक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा टैक्स जो इस वक्त रुल रहा है, इतने टैक्स देने के बावजूद अगर हमारे पास, हमारे कराची पाकिस्तान में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो अच्छा, हमें ताजा तरीन खबरों के लिए हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, हमें दोस्तों को कुछ ताजा तरीन खबरों से आगाह करना है। दोस्तों एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। अच्छा मुबशिर साहब वक्फे से वापस आ चुके हैं और वक्फे से पहले हमारी शुजात साहब से बात हो रही थी, तो हम समाजी तंजीमों के हवाले से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सारे एक होकर काम करें। ठीक है, अभी भी वैसे जितने भी ये जो सेक्टर है इस यहाँ से बड़ा काम हो रहा है, एक बहुत मेजर रोल है जो प्ले कर रही हैं ये सारी तंजीमें मिलके। आप अच्छा सॉरी, हमारे से डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा भी लाइन पे इनको रहते हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जेपीएमसी की। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सीमी जी मुझे ये बताइए कि ये जो वाकयात हैं, जो बढ़ते हुए वाकयात हैं डॉग बाइटिंग के, इस हवाले से जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं और क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं और इस बारे में क्या आपके पास मालूमात है, जरा वो दीजिएगा। देखिए डॉग बाइट्स के पेशेंट्स हैं जो विक्टिम्स हैं डॉग बाइट से अफेक्ट होते हैं, वो हमारे पास बेतहाशा आते हैं रोजाना के हिसाब। सही है। तकरीबन एक दिन में 125 से लेके 150 पेशेंट्स लाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें नए और पुराने पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि जब ये कुत्ता काटता है तो ये आमतौर पे स्ट्रे एनिमल्स काटते हैं। ठीक है। तो जो स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं उनको आप जो है रेस्ट्रेन नहीं कर सकते, और ना ही आप उनको आपको पता होता है कि ये रेबिड एनिमल्स है या रेबिड एनिमल्स नहीं है, क्योंकि रेबीज जो है, जो बीमारी है वो वायरल इलनेस है जो कि रेबिड एनिमल के काटने से होती है। सही है। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट में आपको हर एक को इम्यूनाइज करने की जरूरत होती है। सही है। अब अगर आप इम्यूनाइज करने का तरीकाकार बिल्कुल तय है कि आप वैक्सीन भी लगाएंगे कैटेगरी 2 के पेशेंट को, और कैटेगरी 3 जो कि मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स होते हैं उनको आपने वैक्सीन और इम्यून ग्लोबुलिन जख्म के इर्द गिर्द लगाना है। सही है। अब हमारे पास तकरीबन 7,500 से ज्यादा पेशेंट्स पिछले साल में लाए गए थे डॉग बाइट, ठीक है। और इस साल अब तक 10,500 पेशेंट्स लाए जा चुके हैं, और अभी 1 महीना बाकी है ये साल खत्म होने में। तो अब आप इससे अंदाजा करें कि ये मेनेस जो है कुत्तों की, स्ट्रे एनिमल्स की, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप कुछ भी कर लें, ये कुत्ते जब तक कम नहीं होंगे हमारे इलाकों में से, तब तक हम इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो क्या सजेशंस क्या हैं आपके पास? इनको मारने के लिए जब बात की जाती है तो सिविल सोसाइटी की तरफ से एक्शन लिया जाता है, वो मुखालफत करते हैं कि नहीं इनको मारना हल नहीं है इनका, तो फिर किस तरह ये खत्म होंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें लाइक कोई डाउट ही नहीं है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है और हम ये काम नहीं कर सकते जो ये डेवलप्ड वर्ल्ड करती है। ना हमारे पास शेल्टर होम्स हैं कुत्तों को रखने के लिए, ना हमारे पास इंसानों के लिए नहीं, तो कुत्तों को रखने के लिए कहाँ से शेल्टर होम्स होंगे? दूसरा ये कि आपको डॉग कैचर्स आपको चाहिए, तो इतना मैन पावर आपको चाहिए जो कुत्तों को पकड़े, और आप ये 2-3 लाख कुत्ते एक शहर में से कैसे पकड़ेंगे? और इनको फिर ये कहते हैं कि न्यूटर करें इनको, यानी कुत्तों की नसबंदी करें, और फिर उनको आप वैक्सीनेट करें और फिर छोड़ दें। तो आप इसे लाइक इट डजंट जनरेट रेबीज कंप्लीटली,
सीरियसली। तो ये सिविल वर्ल्ड के अंदर तो ये शायद बातें हो भी सकें, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप या तो कुत्तों को यूथनाइज कर दें या कुत्तों को आप जो है वो कहीं एक्सपोर्ट कर दें, या फिर आप कोई जगह ढूंढें जहां पे आप इतने स्ट्रे एनिमल्स को रख सकें, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स को रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से इनको यूथनाइज करना फिलहाल तो बेहतर होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखिए ना, प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो ये नहीं है कि आप कुत्तों को न्यूट्रल करते रहे ना, आपके पास वेट्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। जी मुबशर साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने, अब आप बताएं जरा। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं कि पहली चीज तो ये है कि भाई मुआशरा जो है उसकी क्या जिम्मेदारी है, जो सिविल सोसाइटी है, जो एनजीओ की आपने बात की। मैं कहता हूँ दो रास्ते होते हैं एनजीओ के लिए। एक होता है एडवोकेसी करना, एक्टिविज्म करना, ताकि गवर्नमेंट के इदारे फंक्शनरीज हो जाएं, वो फंक्शन करें और सही काम करें, उसके लिए एडवोकेसी करना। एक होता है कि आप खुद काम करने के लिए मैदान में उतरते हैं, आप खुद जो है वो एक डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि दोनों साइडों पे सिविल सोसाइटी को काम करने की जरूरत है कि एडवोकेसी भी करें ताकि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो भी फंक्शन करें, जो वहाँ पे खराबी है उनकी निशानदेही करना, और जो जो इसके लिए चीजें यूज हो सकती हैं। इवन आपको बाज दफा कोर्ट में भी जाना पड़ता है और लोग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, ठीक सही है, है। वो भी। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस प्राइवेट शोबे में पाकिस्तान में चलती है, बिल्कुल सही है। ईदी एम्बुलेंस सर्विस। तो हमने बड़े बड़े एग्जांपल क्रिएट किए हैं, शौकत खानम चल रहा है और कई जो है इंडस हॉस्पिटल चल रहा है, वो डॉग कैचर्स जो है ना, वो एक लेकिन यह है कि जो इस वक्त जो खास तौर पे जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस हवाले से जो सीमी जमाली साहब ने एक जुमला